हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए किस पर बेस्ड है? कैपेसिटेंस, धारिता पर आधारित होगी। जी हाँ, जैसे आप जानते हैं चैप्टर में मेन क्या है, तो आपने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ लिया, कूलाम फोर्स, उसके बाद विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हमने देख लिया पोटेंशियल क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, इनफैक्ट इस टॉपिक से काफी क्वेश्चन देखे गए हैं, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत आसान होता है ना। वन बाय वन आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे सारी चीजें, किससे रिलेटेड, कैपेसिटेंस से रिलेटेड, धारिता से रिलेटेड सारी बातों को डिस्कस करेंगे। किस टाइप के क्या होते हैं हमारे पास, कैपेसिटर होते हैं, एनर्जी कैसे स्टोर होती है, कैसे बिहेव करते हैं, है ना, प्रॉपर्टीज क्या है, फॉर्मूले क्या है, एंड अगेन आप आगे जाकर क्या पढ़ोगे इसमें जानते हैं आप, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्बिनेशन, कि जब आप कैपेसिटर बना दोगे तो उनके कॉम्बिनेशन क्या रहेंगे, इन सारी बातों को सीखेंगे आज की क्लास में। तो बने रहिए आखिरी तक के, पढ़ते हैं एक एक करके सारा डेटा। डन। सो फर्स्ट थिंग क्या पढ़ रहे हैं हम, कैपेसिटेंस पढ़ रहे, धारिता। होता क्या है धारिता, तो नाम में ही कुछ छुपा हुआ है। कैपेसिटेंस एक प्रकार की कैपेसिटी है, एक प्रकार की क्षमता है, बट चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम, चार्ज वाला पढ़ रहे हैं, तो क्षमता कौन सी होगी, उस आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। किसी चालक के आवेश को ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है, उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है, धारिता कहलाती है ना। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कैपेसिटेंस, धारिता क्या होगी, जब कोई चालक को क्या दिया जाएगा, आवेश दिया जाएगा, आवेशित किया जाएगा, तो उसके आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, वो अपने अंदर कितने आवेश को समाहित कर सकता है, उसे कहा जाता है क्या, उसकी धारिता, है ना। तो क्या कहेंगे हम उसको, एबिलिटी, या आप कैपेसिटी बोल सकते हैं ना, एबिलिटी या कैपेसिटी बोल सकते हैं, स्टोर द चार्ज, है ना। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, है ना, वैसे आपको समझा दिया है, बट आप इस एक लाइन से और समझ सकते हैं क्या, आवेश को ग्रहण करने की, ग्रहण या संचित करने की क्षमता, चालक के आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, या कंडक्टर की एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस या धारिता कहलाता है। बहुत आसान शब्दों में डिफाइन किया है मैंने, है ना। जैसे मैं बोल रहा हूं कि आपके पास क्या है, एक लाइक एक बॉटल है, तो बॉटल के पास क्या है, मान लीजिए कि उसकी कैपेसिटी 1 लीटर है। अब जब आप उसमें पानी डालोगे तो कितना पानी स्टोर होगा उसमें, 1 लीटर होगा। ऐसे ही कंडक्टर भी क्या होते हैं, कोई कंडक्टर स्पेसिफिक कैपेसिटी का होता है। लेट कि आपके पास ये कंडक्टर है एक, दिस वन इज द कंडक्टर, कंडक्टर मतलब कौन, एक प्रकार का चालक है, जिसको किसकी सप्लाई मिल रही है, जिसको चार्ज मिल रहे हैं, क्या दिए जा रहे हैं, चार्ज दिए जा रहे हैं। तो इसके पास जितनी एबिलिटी होगी, इसकी जितनी कैपेसिटी होगी, उतना ही चार्ज ये क्या करेगा, अपने अंदर समाहित करेगा। जी हाँ, उतना ही आवेश अपने अंदर जाने देगा, ग्रहण करेगा। और ये जितना आवेश ग्रहण कर सकता है, जितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है, उस चार्ज को ही क्या बोला जाता है, उसकी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, धारिता कहा जाता है। इन शॉर्ट कैपेसिटी वर्ड बेस्ड है इसके लिए, कि कंडक्टर की कैपेसिटी। अब कैपेसिटी किस बात के लिए, तो चार्ज के लिए, कि वो कितना आवेश अपने अंदर समाहित कर रहा है, रख रहा है, वो क्या हो जाएगी, इसकी कैपेसिटी हो जाएगी, कैपेसिटेंस हो जाएगा, धारिता हो जाएगी। ये सिंपल है। अब जब ये फिनोमिना हो रहा है तो इसमें क्या देखा गया, जब ये प्रोसेस हुई तो इसमें क्या देखा गया, कि जैसे जैसे आप क्या करते हो, इसमें चार्ज को स्टोर करते जाओगे, चालक के अंदर
चार्ज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, स्टोर होता जाएगा। वैसे वैसे देखा गया कि क्या हो रहा था, वहां पर उस चालक का वोल्टेज बढ़ता जा रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम चार्ज को स्टोर क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें वोल्टेज बढ़ाना था। अब समझिए, फिनोमेना हुआ, चार्ज को स्टोर किया गया, तो क्या देखा गया, जैसे जैसे उस चालक में चार्ज स्टोर हो रहा था, आवेश संग्रहित हो रहा था, उस चालक या कंडक्टर का वोल्टेज वैसे वैसे बढ़ने लगा। मतलब अगर 5 कुलाम आ रहा था तो मान लीजिए 2 वोल्ट था, अब 10 कुलाम आया तो कितना हो गया, 2 से 4 हो जाएगा। इट मींस जैसे जैसे उनने चार्ज को बढ़ाकर देखा, वैसे वैसे क्या होने लगा, उस चालक या कंडक्टर का वोल्टेज भी बढ़ने लगा। सो सिंपली यहां से एक स्टेटमेंट निकल कर आता है कि कैपेसिटेंस, धारिता के केस में जैसे जैसे चार्ज स्टोर होता जाएगा, जैसे जैसे आवेश संग्रहित होता जाएगा, वैसे वैसे उसका विभव बढ़ता जाएगा। डन क्या, जी हाँ। इसी स्टेटमेंट से हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं। बिल्कुल, चलिए देखते हैं क्या है इसका फॉर्मूला और अदर चीजें। तो फॉर्मूले के केस में बहुत सिंपल होगा। हमने कहा क्या, Q प्रोपोर्शनल V, जैसे जैसे कंडक्टर के अंदर चार्ज बढ़ाया जाएगा उसका पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। अब आप जानते हैं फिजिक्स में जब प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो उसको हटाने के लिए क्या किया जाता है, कांस्टेंट यूज करते हैं। और वो कांस्टेंट यहां पर कौन है, वो कांस्टेंट है CV। कांस्टेंट कौन है, वो C। V तो पहले से था हमारे पास, कांस्टेंट कौन हो गया, C। अब ध्यान से आप इस फॉर्मूले को याद रखोगे, है ना। पहले तो स्टेटमेंट याद है आपको, और ये कोई बहुत बड़ी यहां पर कोई बात नहीं है, सिंपल समझ सकते हैं आप। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। सो चार्ज प्रोपोर्शनल पोटेंशियल। अब अगर चार्ज प्रोपोर्शनल पोटेंशियल है तो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करेंगे C। इस C को बोला जाता है क्या, C इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर बोल दो, या कैपेसिटेंस जो रखा है वो बोल दो। तो फिलहाल तो हमारे पास कंडक्टर है, तो क्या बोल देंगे, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, चालक की धारिता। जी हाँ, क्या बोल दिया मैंने, चालक की धारिता हो गई है कौन, C। अब आपको करना क्या है कि ये जो स्टेटमेंट से हमने फॉर्मूला बनाया है, इस फॉर्मूले को बस याद कर लेना है। जी हाँ, और ये बेसिक फॉर्मूला होगा, इसी पर बेस्ड आज की पूरी क्लास है ना। मींस आज आखिरी तक जितना पढ़ेंगे हर एक जगह ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो आप इसको रट लीजिए, Q इक्वल टू CV। क्या याद करेंगे, Q इक्वल टू CV। स्टेटमेंट तो पहले ही समझा दिया है आपको कि चार्ज जितना स्टोर करेगा पोटेंशियल उतना बढ़ेगा, चार्ज जितना स्टोर पोटेंशियल उतना बढ़ेगा। अब उस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट आया जिसका नाम है C। उस C को ही क्या कहा जाता है, चालक की धारिता कहा जाता है, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर कहा जाता है। क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगी, C इक्वल टू, इस वोल्टेज को डिवाइड कर दीजिए तो Q अपॉन V। क्या आ जाएगी, C कैपेसिटी इक्वल टू Q अपॉन V। तो ये फॉर्मूला C का बना है, बट आप इसको याद नहीं रखोगे, है ना। आपको क्या करना है, कौन सा स्टेटमेंट याद रखना है, ये वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना IMP लिख सकते हो उस पर लिख लीजिए, जितना फूल पत्ती लगाना है लगा सकते। इसको याद रखिए, ये अपने आप बन जाएगा, आप V को इस तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं, इतना आपको आता है बेसिक मैथ से। चलिए, तो ये बन गया क्या, फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से क्या चाहिए होता है, हमें SI यूनिट चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, SI यूनिट चाहिए होती है। तो पहले तो मैंने बना दिया फॉर्मूला, अब क्या बना देंगे, SI यूनिट। क्या हो जाएगी SI यूनिट, जरा देखिए तो। चार्ज के लिए क्या आता है, कुलाम, और V के लिए क्या आता है, वोल्टेज आता है। चलिए पूरा लिख देता हूं, यहाँ कंफ्यूजिंग वर्ड यूज हो रहे हैं इसलिए पूरा लिख देते हैं। कुलाम पर वोल्ट, चार्ज का कुलाम, और V पोटेंशियल का वोल्टेज। तो क्या हो गया, कुलाम पर वोल्ट। बट आप जानते हैं इसको यूज नहीं किया जाता है। कैपेसिटी को किसमें मेजर करते हैं,
फैरेड में मेजर करते हैं। किस में मेजर किया जाता है? फैरेड में मेजर किया जाता है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? फैरेड हो जाएगी। जी हाँ, फैरेड किस में मेजर होगा? फैरेड में मेजर होगा। कैपिटल एफ से शो किया जाता है, तो मैं बोल सकता हूं क्या कि 1 फैरेड इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, 1 फैरेड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 कूलाम पर वोल्ट। जी हाँ, ये एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन यूनिट वाला, जैसे कि आपको बताया इस चैप्टर में यूनिट के रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो एक और रिलेशन मिल गया, क्या? फैरेड। फैरेड मतलब एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटी। क्या? फैरेड क्या है? धारिता की एसआई इकाई है। 1 फैरेड 1 कूलाम पर वोल्ट के बराबर होता है। चलिए, ये तो आ गई एसआई यूनिट। अब क्या, जैसे वो एसआई पूछ रहा है, हमसे क्या पूछा जा सकता है? सीजीएस यूनिट भी पूछी जा सकती है। जी हाँ, एसआई जैसे पूछ रहा है वैसे ही सीजीएस यूनिट भी पूछी जा सकती है, बिल्कुल। तो क्या करेंगे हम नेक्स्ट? इसकी सीजीएस यूनिट लिखेंगे। क्या होगी सीजीएस यूनिट? जैसे चार्ज की लिखी थी, जैसे किसकी लिखी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड की लिखी थी, फोर्स की लिखी थी, सबकी, वैसे ही इसकी भी सीजीएस यूनिट होती है। जी हाँ, किसकी बात कर रहे हैं हम? सीजीएस यूनिट की बात कर रहे हैं। सीजीएस पद्धति में क्या होता है? इसको बोलते हैं स्थैतिक फैरेड, है ना? स्टैट फैरेड। क्या बोला जाता है? स्टैट फैरेड। रिलेशन क्या होगा इसका? स्थैतिक फैरेड का रिलेशन क्या होगा? स्थैत फैरेड बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थैत फैरेड बोलते हैं। जैसे स्थैत कूलाम होता था, है ना, स्थैत विभव होता था, वोल्टेज जिसको बोलते थे, स्थैत वोल्ट होता था, वैसे ही यहां पर क्या है? स्थैत फैरेड आएगा, है ना, फैरेड आएगा। सेम टू सेम। अब रिलेशन की बारी आई कि फैरेड और स्टैटिक फैरेड में क्या रिलेशन है? फैरेड और स्टैटिक फैरेड में क्या रिलेशन है? तो सिंपल सा, यहां पर देखिए, 1 फैरेड इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 11। रिमेंबर, 9 नहीं आएगा ना 3 आएगा, कितना है? 9 इंटू 10 टू द पावर 11 स्टैट फैरेड। जी हाँ, ये वाला रिलेशन भी आपको याद रखना है। एक फैरेड में कितने स्थैत फैरेड होते हैं? तो 9 इंटू 10 टू द पावर 11 स्थैत फैरेड होते हैं। जी हाँ, याद रखना है रिलेशन। ये थोड़ा सा नॉर्मल सी जानकारी जिनके बेस्ड पर हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, तो उसके लिए ये जरूरी होता है, इसलिए आपको पढ़ना है ना। नेक्स्ट, जैसे आपने यूनिट निकाल दी, अब किसकी बारी आती है? अब इंपॉर्टेंट चीज है क्या? डायमेंशंस। क्या? डायमेंशंस मतलब उसका विमीय सूत्र या उसकी विमाएं। अब आपको बताना है उसकी विमाएं क्या होगी, डायमेंशंस क्या होगी। सो सिंपली यहां से भी निकाल सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट रख सकते हैं ना, यहीं से निकालते। फिलहाल तो हम, क्या है फॉर्मूला? देखिए जरा, फॉर्मूला C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्या है? C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। आप जानते हैं चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की डायमेंशन लिखते हैं सीधे, क्या होती है? AT होती है। और वोल्टेज की नहीं पता, तो वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा? और चेंज करना पड़ेगा, किसके फॉर्म में? W अपॉन Q के फॉर्म में। वोल्टेज के बारे में पढ़ा था हमने, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य होगा उसी को बोलेंगे। नाउ Q अगेन ऊपर चला जाएगा, तो C इक्वल टू, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे भी Q ही रखते हैं। एक Q और चला गया तो Q इंटू Q हो गया, और नीचे कौन है? W है। नाउ अब आप इनका MLT रख दीजिए। जैसे ही MLT रखेंगे, C इक्वल टू ऊपर क्या हो जाएगा? AT का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे W मतलब वर्क डन। वर्क डन का MLT आप पहले से जानते हैं, ML2T-2 होता है। नाउ पूरे को ऊपर ले जा लीजिए। क्या करना है?
पूरे को ऊपर ले जा लेना है, सबको ऊपर ले जाओगे तो डायमेंशंस क्या बन जाएगी, c इक्वल टू, अब फाइनल डायमेंशन लिख रहे हैं, बोलिए क्या बनेगी, m -1 l -2 t -2 ऊपर गया है और t2 पहले से है ऊपर, तो -2 जाकर ऊपर +2 और 2 और जोड़ दो तो t की पावर 4 और लास्ट एट द लास्ट a की पावर 2। ये आ गया क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस, धारिता का विमी सूत्र। जी हाँ, बहुत बार पूछा गया है, मेनी ऑफ द टाइम्स, तो इजीली आप निकाल सकते हैं। मैं नहीं बोलता याद रखना है, याद रखना मतलब आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे, MLTA याद रख लिया बट पावर भूल सकते हैं, इसलिए आप इसको डेरिवेट करके देखिए, हमेशा निकालिए इसको, है ना। याद रखना सॉल्यूशन नहीं होता है, आप इसको क्या करोगे, डेरिवेट करोगे, निकालोगे हमेशा। तो ये था कुछ बेसिक सा जो किस पर बेस्ड था, कैपेसिटेंस पर, धारिता के बारे में सामान्य जानकारी जिसको बोलते हैं वो। अब आप जानते हैं कि वो एक प्रकार का कांस्टेंट है, C धारिता क्या है, एक प्रकार का नियतांक है जो बताता है कि उस चालक के अंदर आवेश कितना स्टोर हो रहा है, चार्ज कितना स्टोर हो रहा है, उसका पोटेंशियल कितना बढ़ेगा, ये बताता है कौन, C धारिता। तो अगर वो चार्ज को स्टोर करके बता रहा है कि वोल्टेज इतना बढ़ेगा, तो उसमें डायरेक्शन जैसी कोई चीज नहीं है ना। और वैसे भी आप जानते हैं कांस्टेंट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है, कोई भी नियतांक हो फिजिक्स का हमेशा कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। मैं लिख दूंगा यहां पर अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट, क्या, स्केलर है, कैसा है, स्केलर है। जी हाँ, बहुत काम का है, कैसी राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं, बिकॉज ऑफ कांस्टेंट है। तो ये था नॉर्मल सा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इसको वाइडली या थोड़ा सा और डीप जाकर किसके थ्रू समझा जा सकता है। तो हेडिंग आपको दिख रही होगी, कैपेसिटर और कंडेंसर। कंडेंसर तो आपने सुना हुआ है ना, घर में सुना होगा किसी से, कंडेंसर कंडेंसर कंडेंसर। क्या होता है कंडेंसर, अगर आपके घर पर फैन लगा है, उस फैन को आप देखो, है ना, या फिर आपके पास क्या कूलर है, तो उस कूलर में आप देखिए एक व्हाइट कलर की गोल गोल क्या होती है, एक डिवाइस होती है, ऐसे व्हाइट कलर की गोल गोल एक डिवाइस होती है ना, जिसमें यहां से कुछ 2 वायर निकले होते हैं ऐसे, बाकी पूरी क्या होती है, व्हाइट कलर की होती है, गोल कलर में होती है, व्हाइट कलर की। तो आप समझ जाओगे उसको देखकर, ये जो होता है इसी को बोला जाता है क्या, कैपेसिटर, संधारित्र, है ना। कैसे बनाते हैं, तो जनरली मैं आपको बोल रहा था कि आपने देखा होगा घर पर पंखे या कूलर में लगा हुआ होता है, एक्चुअल में वो बनाने की प्रोसेस अलग होती है, मैं बताऊंगा कैसे बनता है, बट आपको समझाने के लिए कि कंडेंसर क्या है, तो उस पंखे में वो जो व्हाइट कलर की डिवाइस लगी होती है, गोल गोल, और गोल होती है और लंबी होती है ना, गोल और लंबी, उसको बोला जाता है क्या, कैपेसिटर या कंडेंसर। ये कंडेंसर फैन या कूलर या किसी और डिवाइस में क्यों लगाते हैं, तो इसको लगाया जाता है क्या करने के लिए, वोल्टेज बढ़ाने के लिए। अभी हमने देखा जितना चार्ज स्टोर होगा वोल्टेज उतना बढ़ेगा, मींस अगर कहीं पर वोल्टेज सप्लाई कम मिल रही है तो आप वहां पर क्या लगाओगे, कंडेंसर। उस कंडेंसर को लगाने से क्या होगा, उस जो भी इक्विपमेंट है जिसमें आपने कंडेंसर यूज किया है उसका वोल्टेज बढ़ जाएगा। जी हाँ, उसका विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उसकी पोटेंशियल के बढ़ने से क्या होगा, वो जो इक्विपमेंट है अच्छे से वर्क करने लगेगा। मान लीजिए कि आपके घर का पंखा पुराना हो गया है, 1 साल 2 साल पुराना हो गया है, नाउ वो जो पहले आया था नए समय पर तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, अब आप देख रहे हैं कि उसकी स्पीड कम हो गई है ना, धीरे धीरे कम घूमने लगा है वो, तो आप उसका कंडेंसर बदल दीजिए, बिकॉज उस कंडेंसर को क्या हो गया है, वो कंडेंसर एक्सपायर हो गया है, धीरे धीरे वेस्ट हो जाएगा। उसको जैसे ही बदलोगे, नया कंडेंसर उसमें डालोगे, फैन की स्पीड बढ़ जाती है। तो ओवरऑल क्या हुआ कि उसको एक कंडेंसर की नीड थी, उस फैन को उतना वोल्टेज सप्लाई नहीं हो पा रहा था जितने की नीड थी,
ओके, तो क्या किया, कंडेंसर लगाया, कंडेंसर ने क्या किया, उसके वोल्टेज को बढ़ा दिया, जिससे अब उसकी वर्किंग क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। डन। तो संधारित्र क्या करता है, संधारित्र कैपेसिटी को क्या करता है ना, चार्ज को स्टोर करता है, किसके फॉर्म में, कैपेसिटेंस के फॉर्म में, धारिता के रूप में। आवेश को संग्रहित करने की एक युक्ति है, एक डिवाइस है। संधारित्र क्या है, एक युक्ति है जिसमें आवेश को संग्रहित किया जाता है। क्या है, कैपेसिटर एक डिवाइस है, एक युक्ति है जिसमें हम क्या करेंगे, चार्ज को स्टोर करेंगे, चार्ज को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। आई थिंक समझ जाओगे आप लोग। क्या करता है ये, एक युक्ति है, एक डिवाइस है जो आवेश को संग्रहित करती है। क्या करती है, आवेश को अपने अंदर संग्रहित करती है। जी हां, आवेश को क्या करेगी, अपने अंदर स्टोर करेगी, संग्रहित करेगी। कैसे बनता है कंडेंसर, कैसे बनता है कैपेसिटर? तो कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती है, मेटेलिक प्लेट होती है दो। ओके, किसी भी कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट होगी, है ना, अगर वो सर्कुलर है तो सर्कुलर फॉर्म में होगी। और इन दोनों प्लेट पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्या होता है, अवेलेबल होता है। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अवेलेबल होता है, मींस इन पर क्या होता है, चार्ज फैला हुआ होता है, समान विपरीत प्रकृति का चार्ज फैला हुआ होता है। तो इस पे क्या फैला देंगे हम, चार्ज फैला देंगे। और फिर क्या होगा, चार्ज रखने से आप जानते हैं आवेश इधर से उधर जाएंगे, और इसके बीच, इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। क्या बन जाएगा, विभवांतर बन जाएगा। दोनों प्लेटों के बीच में नया पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, विभव। और ये विभव क्या करेगा, उस डिवाइस के पोटेंशियल को बढ़ा देगा। ठीक है क्या? अब जैसे जैसे इसमें चार्ज स्टोर होता जाएगा, जैसे जैसे इसमें चार्ज क्या होता जाएगा, स्टोर होता जाएगा, वैसे वैसे इस पोटेंशियल की वैल्यू क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। मींस आवेश जितना ज्यादा संग्रहित होगा, इसका वोल्टेज उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो कंडेंसर क्या होते हैं, एक डिवाइस होती है, युक्ति होती है जो आवेश को संग्रहित करती है धारिता के रूप में, है ना, आवेश को संग्रहित करती है धारिता के रूप में। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं जिनको पढ़ेंगे और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक एक को और समझेंगे। डन। सो स्टार्ट करते हैं। पहला और जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोला जाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हिंदी में बोलते हैं इसको समांतर प्लेट संधारित्र। क्या बोलेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र। क्या है समांतर प्लेट, नाम से ही आप समझ रहे होंगे, इसमें क्या आ जाएगी, दो पैरेलल प्लेट आ जाएगी। जी हाँ, क्या आ जाएगी, दो पैरेलल प्लेट आ जाएगी। बना देते हैं दो पैरेलल प्लेट। सो लेट कि ये दो पैरेलल प्लेट है जिन पर क्या है, चार्ज अवेलेबल है। तो मैंने क्या कर दिया, इन पे चार्ज रख दिया। चार्ज तो जरूरी है, दोनों को आवेशित करना जरूरी है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मान लेता हूं, कितनी दूरी है दोनों के बीच, स्मॉल डी दूरी है। दोनों प्लेट को कुछ दूरी पर रखा जाता है, ऐसे नहीं चिपका दिया, कुछ सम डिस्टेंस पर रखा जाता है। तो इनके बीच क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। डन। और एक चीज इंपॉर्टेंट कि ये जो प्लेट रखी है इसका सरफेस एरिया होता है, उसको मान लेंगे कितना है सरफेस एरिया, ए। दोनों प्लेट का जो सरफेस एरिया है उसको क्या मान लेंगे हम, इसको और इसको, इन दोनों को मान लेंगे ए। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। दोनों प्लेटों का सरफेस एरिया कितना हो गया, ए। पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, ए हो गया। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हो गई, डी हो गई। जैसे जैसे अब आप इसको क्या कर रहे हो, चार्ज की सप्लाई दे रहे हो, वैसे वैसे इसका पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आपसे पूछा जाता है समांतर प्लेट संधारित्र
में जो धारिता आती है वो एक्चुअल में कितनी होती है। विद्युत क्षेत्र के बारे में पूछा जाता है, विद्युत क्षेत्र कितना होता है। आसान है, नॉट टू मच टफ। बात करते हैं तो पहले तो देख ले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इसके बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी बात हो रही है, विद्युत क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ध्यान से देखना, विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू, हम समझते हैं ना प्लेट कैसी है, रेक्टेंगुलर है। कैसी है प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट। सरफेस एरिया कैसा रहेगा, चपटा रहेगा। तो एक सरफेस बनेगी, पृष्ठ बनेगी, और पृष्ठ की वजह से हमको पता है कितना आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये तो पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, पृष्ठ की वजह से आया ना, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब बात करते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, कैपेसिटेंस कितना होगा इसका, इसकी धारिता कितनी होगी। तो ध्यान से इसकी कैपेसिटेंस या कैपेसिटी क्या होती है, C इक्वल टू, बोर्ड पे फोकस करें, C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन जीरो A अपॉन डी। जी हाँ, ये रहा फॉर्मूला इसकी कैपेसिटी का। एक और चीज आपसे जो पूछी जा सकती है, पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल आई थिंक निकालने में ज्यादा समय आपको लगेगा नहीं। लेट्स सी कि इसका पोटेंशियल भी निकाल लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अगर पूछ लिया तो पोटेंशियल भी बता सकते हैं हम। कैसे बता सकते हैं पोटेंशियल या विभव, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है, क्या होता है, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। अभी मुझे माइनस dV अपॉन dr की जरूरत नहीं है, मुझे बस पता चलना चाहिए कि वोल्टेज ऊपर है और नीचे क्या है, R है। तो मैं यहाँ क्या बोल दूंगा, E इक्वल टू V अपॉन R। क्या होता है इक्वल टू V अपॉन R, यहीं से मिल जाएगा V इक्वल टू E इंटू R। क्या बन जाएगा, E इंटू R। तो V इक्वल टू E की जगह कितना है बोलिए, सिग्मा अपॉन क्या, एप्सिलॉन जीरो, और यहाँ R मतलब डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच की कितनी है, D है, तो इनटू क्या मिल जाएगा, D। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा पोटेंशियल का, V का। इसी से बनाया, बस R की जगह क्या ले लेना, D, क्योंकि R नहीं है, अब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, और वो दूरी कितनी है, D, इसलिए D लिख दिया। हालांकि इन सब में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं, वो क्या है, कैपेसिटी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है धारिता का। ठीक है, अब इस पे मेनी ऑफ द क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो कुछ चेंजेस भी होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं, ध्यान से सुनेगा। ये जो धारिता है किस पर निर्भर करती है, क्या चार्ज सप्लाई पर डिपेंड कर रही है, क्या उसके पोटेंशियल पर डिपेंड कर रही है, नहीं, इन दोनों पर डिपेंड नहीं करती है, ना ही तो विभव पर और ना ही तो आवेश के मान पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार क्वेश्चन गलत होता है। हम पढ़ते हैं कि जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगी उतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा, तो चार्ज स्टोर होने पर पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो चार्ज पर पोटेंशियल डिपेंड करेगा, बट कैपेसिटी इन दोनों पर निर्भर नहीं करती। ध्यान से सुनिएगा, धारिता इन दोनों पर निर्भर नहीं करती। तो फिर धारिता किस पर डिपेंड करेगी, आप सोचिए कि किसी ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी, उसमें जो ऑब्जेक्ट में लेट आपके पास एक कंडक्टर है, एक चालक है, उसमें क्या डाले जा रहे हैं, कुछ आवेश डाले जा रहे हैं, तो क्या उसकी कैपेसिटी उन आवेश के मान पर डिपेंड कर रही है कि 5 आए तो कैपेसिटी इतनी, 10 आए तो ऐसा, नहीं। उसकी कैपेसिटी पहले से बनी हुई है, वो कंडक्टर पहले से स्ट्रक्चर कर दिया गया है। जैसे लाइक कि मेरे पास एक बॉटल है, 1 लीटर की बॉटल है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसमें पानी कितना भरा जा सकता है, 1 लीटर भरा जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, उस बॉटल को 1 लीटर पानी रखने के लिए बनाया गया है। डन। अब जैसे जैसे मैं उसमें पानी डालूंगा उसका वेट बढ़ता जाएगा, क्या होता जाएगा, उसका वेट बढ़ता जाएगा। सेम यहाँ चार्ज सप्लाई होते हैं और वोल्टेज बढ़ता है, हम उस बॉटल में पानी डाल रहे हैं और पानी डालने पर क्या हो रहा है, उसका वेट बढ़ रहा है। तो अगर मैंने उसमें 200 या 250 ml पानी डाल दिया तो क्या उसकी कैपेसिटी 250 ml हो गई, बताइए।
क्या उस बॉटल में 250 ml पानी डालने पर उसकी कैपेसिटी 250 ml हो जाएगी? नहीं, उसकी कैपेसिटी अभी भी 1 लीटर की है। क्यों? क्योंकि उसको बनाते समय ही उसकी कैपेसिटी निर्धारित हो गई थी। क्या? 1 लीटर। अब आप उसमें 250 ml डालेंगे, 500 ml डालेंगे, 750 ml डालेंगे, कितना भी पानी डालेंगे उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 1 लीटर। मींस वो जो पानी डल रहा है उसके अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। वही मैं आपको यहां समझा रहा हूं। कंडक्टर, ये जो कंडक्टर से, कंडक्टर प्लेट से कैपेसिटर बन रहा है, वो इस चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, वो उसके वेट पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब चार्ज और वोल्टेज पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा, निर्भर नहीं करता है। तो फिर किस पर? अब मान लीजिए कि 1 लीटर की बोतल है, आप उसको बड़ा कर दीजिए और कितने लीटर की बना दीजिए, मींस उसका शेप साइज बढ़ा दीजिए। शेप साइज बढ़ा तो वो 2 लीटर की हो गई, अब कैपेसिटी 2 हो गई। आप उसको काट कर आधा कर दो, कैपेसिटी आधी हो जाएगी। समझ गए होंगे आई थिंक मैं क्या बोलना चाहता हूं, कि कैपेसिटी है ना, धारिता आकार या आकृति पर निर्भर करती है, शेप साइज पर डिपेंड करती है कि एरिया कितना है प्लेट का, कितना बड़ा कैपेसिटर है, इस पर निर्भर करती है क्या? कैपेसिटी। आवेश और विभव के मान पर निर्भर नहीं करती। इस बात को याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन अटकते हैं इस पॉइंट पर। आई होप क्लियर होगी बातें। बिल्कुल, तो वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं और देखते हैं कैसे वैरी कर रही है कैपेसिटी। सो पहले मैंने कहा क्या कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल। मतलब क्या? कि आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती। आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती। धारिता आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती, तो फिर किस पर डिपेंड करती है? तो डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज। किस पर निर्भर करती है? आकार और आकृति पर निर्भर करती है। आकार और आकृति पर निर्भर करती है। आकार और आकृति पर निर्भर है, समझे क्या? आकार और आकृति पर निर्भर है। जैसे देखिए जरा ध्यान से, फॉर्मूले में क्या आया? C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें एप्सिलॉन 0 जो है वो तो कांस्टेंट है, उसका मान नहीं बदलता, तो इसको कांस्टेंट को प्रोपोर्शनल के फॉर्म में चेंज कर दीजिए, तो C प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा? A, और दूसरी कंडीशन में C इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा? D। क्या इस प्रकार से दो कंडीशन बनेगी? बिल्कुल। C इक्वल टू A अपॉन D है, यहां C प्रोपोर्शनल A आ जाएगा, यहां C इनवर्सली प्रोपोर्शनल D आ जाएगा। अब आप समझिए, A क्या था? प्लेट का सरफेस एरिया। क्या था? पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो जो प्लेट ली थी उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैं जितना ज्यादा एरिया बढ़ाऊंगा, कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। जी हाँ, जितना प्लेट का सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा, उतनी ही कैपेसिटी बढ़ेगी। सेम डी क्या था? उनके बीच की दूरी। जैसे जैसे मैं डी को क्या करता जाऊंगा? घटाते जाऊंगा, फिर क्या होता जाएगा? सी बढ़ता जाएगा। मतलब अगर प्लेट को पास में लाया जाए तो उनके बीच जो विभवांतर होगा ज्यादा होगा। सॉरी, कैपेसिटी के टर्म में बात करते, क्यों भटके? तो D को कम किया जाएगा, इनवर्सली है ना, तो उल्टा इफेक्ट होता है। तो D जितना कम करेंगे कैपेसिटी उतनी बढ़ेगी। अब ये वाली चीज आप याद रखोगे किसके थ्रू? फॉर्मूले के थ्रू। फॉर्मूले में लिखा है ना, C प्रोपोर्शनल A, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल D। अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? किसी संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ा सकते हैं? किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी
कैसे इंक्रीज की जा सकती है? सो सिंपल आंसर, क्या उनका उनमें जो प्लेट लगी है उनका क्षेत्रफल बढ़ाकर सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। उनके बीच की दूरी को कम करके, जी हाँ, दूरी को क्या करके, कम करके अगर उन प्लेट को पास में ले आएंगे तो दूरी कम हो जाएगी और d जितना कम होगा c का मान उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक और चीज है जिसकी वजह से कैपेसिटी चेंज हो जाती है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि ये जो दोनों प्लेट रखी थी मैंने, क्या ये दोनों प्लेट रखी थी, कहां पर रखी थी हमने, फिलहाल एयर में रखी थी। कहां रख दी थी? एयर में रखी थी। लेट मान लीजिए कि एयर को हटाकर उनने क्या किया है, इसके बीच में कोई मीडियम प्लेस कर दिया है। इसके बीच में क्या किया है, कोई मीडियम प्लेस कर दिया है। अब इस मीडियम के केस में कैपेसिटी बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। तो कैसे बदलेगी या किस प्रकार से ये माध्यम उस धारिता को निर्धारित करेगा, सुनिए ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, सॉरी थोड़ा सा वहां चले जहां पढ़ रहे थे, हाँ यहां पर पढ़ रहे थे। तो हम जानते हैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि माध्यम मतलब किसको लाया जा रहा है, माध्यम मतलब परावैद्युतांक को लाया जा रहा है। माध्यम का परावैद्युतांक हमेशा दिया जाता है और चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू ही क्या होता है, के होता है। और जैसे एप्सिलॉन आर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, वहां पर के आ जाएगा। जहां पर भी एप्सिलॉन 0 आ रहा था उसके साथ में क्या लिख देंगे हम, के को लिख देंगे, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ई आर रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है, नाउ सिंपल ना, विद्युतशीलता है। आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है, तो यहां रख देंगे माध्यम का और यहां रख देंगे क्या, वायु या निर्वात का। तो इसकी जगह के रखा था और क्या आ गया था, मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन, मीडियम इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन 0। अभी प्लेट एयर में रखी थी इसलिए यहां एप्सिलॉन 0 था। अब उसको के परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाले मीडियम में रख दीजिए तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। पर फिलहाल देखिए यहां पर तो एक और चीज आ गई कि C प्रोपोर्शनल क्या हो रहा है, K हो रहा है। मतलब K का मान जितना बढ़ेगा C का मान भी उतना ही बढ़ेगा। अब ध्यान से सुनना, बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटी जो इस चैप्टर में पढ़ी हमने, वो फोर्स हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या पोटेंशियल हो, तीनों के तीनों के की प्रेजेंस में डिक्रीज होते थे, कम होते थे। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन 0 कहां आता था, नीचे आता था। हर एक फॉर्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन 0 नीचे आ रहा था। बट इस फॉर्मूले में देखिए एप्सिलॉन 0 ऊपर है तो के भी कहां आएगा, ऊपर। और ऊपर है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट मींस के का मान जितना बढ़ाया जाएगा कैपेसिटी उतनी बढ़ती जाएगी। समझ रहे हैं? तो जो दो प्लेट हमने बनाई थी उनके बीच जितना के का मान बढ़ता जाएगा, लाइक आप जितनी मोटी ऑब्जेक्ट या मेटल की तरफ इंक्रीज करोगे चीजों को, उतना ज्यादा क्या होता जाएगा, के, और के बढ़ेगा तो सी भी बढ़ेगा। तो इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है सी। बिल्कुल ध्यान से एक बार मैं रिपीट करता हूं, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा, धारिता बढ़ेगी। प्लेटों के बीच की दूरी कम करेंगे, धारिता बढ़ेगी। उनके बीच परावैद्युतांक रख दिया जाएगा, धारिता बढ़ेगी। क्लियर क्या? बिल्कुल। चलिए इतना था किसके बारे में, पैरेलल प्लेट के बारे में। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर। कैसा? स्फेरिकल, इट मींस इसको बोला जाता है क्या, गोलीय संधारित्र। क्या है ये? गोलीय संधारित्र है। गोलीय मतलब इसमें दो टाइप आ जाते हैं। एक बोलते हैं कि जो सेपरेटेड होता है, पृथक्कृत होता है गोलीय चालक, एक ये हो गया जिसमें एक ही गोला है, और एक होता है
स्पैरिकल कैपेसिटर जिसमें गोले के अंदर गोला रखा हुआ होता है, एक गोला बाहर रखते हैं और उसको खोखला बनाकर उसके अंदर एक और गोला रख दिया जाता है। तो दो प्रकार के होंगे, एक पृथक्कृत जिसमें एक ही गोला होगा, गोली चालक जिसको बोलेंगे, और इसको बोलते हैं क्या, गोले के अंदर गोला होगा। दो प्रकार के स्पैरिकल है। अब मान लीजिए आपके पास एक ही रेडियस दी गई है, एक ही गोले की बात हो रही है, तो आप ये वाला अज्यूम करोगे। और मान लीजिए दो गोलों की कहानी हो रही कि एक बड़ा गोला है, उसके अंदर एक छोटा चालक गोला रखा जाता है, तब आपको इसको कंसीडर करना है। दोनों केस देखते हैं, है ना, दोनों केस देखते हैं। लेट सी दोनों केस में क्या होता है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिखूंगा। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक सिंपल गोला है, आप इसको क्या बोल रहे हैं, स्पैरिकल, मतलब गोलीय संधारित्र, या चालक भी बोल सकते हैं आप यहाँ पे, इसको तो चालक ही बोला जाए तो सही होगा। एक सेकंड, चालक बोल दूं मैं, तो चालक में आपको कंफ्यूजन ही नहीं आएगा, है ना। स्पैरिकल कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटी बतानी है। और संधारित्र में क्या पढ़ा हमने कि इसमें एटलीस्ट दो प्लेट तो होनी चाहिए, तो दो गोले होने चाहिए, तो उसको कैपेसिटर बोल देंगे। इसको जस्ट क्या रखते हैं, कंडक्टर रखते हैं। तो स्पैरिकल कंडक्टर है मेरे पास, क्या है, गोलीय चालक है। इस गोलीय चालक की धारिता जो होगी, मान लीजिए कितनी रेडियस है, r रेडियस है, तो इसकी कैपेसिटी आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r। जी हाँ, सिंपल। और इस फॉर्मूले पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इसको आप कैपेसिटर मत अज्यूम कीजिए, बिकॉज कैपेसिटर में दो प्लेट होनी चाहिए थी, दो सरफेस होनी चाहिए थी। यहां पर दो सरफेस नहीं है, एक पृथक्कृत गोला है, तो पृथक्कृत गोले को आप गोलीय चालक मान लीजिए, है ना, स्पैरिकल कंडक्टर मान लीजिए। जैसे अर्थ को माना जाता है, अर्थ भी क्या है, पृथ्वी भी क्या है, गोलीय चालक है, जिसमें थ्योरेटिकल वैल्यू क्या आती है कैपेसिटी की, जिसमें थ्योरेटिकल वैल्यू आती है 711 माइक्रोफैरड। किसके लिए होती है ये, अर्थ के लिए होती है, पृथ्वी की धारिता। बट जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो उसकी धारिता को प्रायोगिक तौर पर कितना माना जाता है, 0 अज्यूम कर लिया जाता है। पोटेंशियल को भी 0 अज्यूम कर लेते हैं, इसलिए तो बोलते हैं इनफाइनाइट चीजों का सोर्स है अर्थ। आप दोगे वो रख लेगी, आपको चाहिए होगा वो दे देगी। डन। फिलहाल टॉपिक से ना भटके, हम कहां आ जाते हैं कि चालक गोलीय था, उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। अब उसकी बात करते हैं जिसको डिस्कस कर रहे थे, क्या, स्पैरिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र। क्या बोलेंगे, गोलीय संधारित्र। जैसे कि मैंने आपको बताया कैसे बनता है, तो गोले के अंदर गोला होता है, ओके, गोले के अंदर क्या होता है, गोला होता है। कैसे बनाएंगे, तो लेट कि एक गोला है हमारे पास, क्या ही हो रहा है, कोई ना, और इसके अंदर क्या बना देंगे, एक और गोला बना देंगे। लाइट इस तरीके से, ओके। नाउ ध्यान से देखिएगा, ये जो अंदर वाला गोला है, लेट की इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल a है, और जो बड़ा वाला गोला है ना, उस बड़े गोले की त्रिज्या जो है वो कितनी है, b है। ये आपको मानना पड़ेगा। मान लेते हैं छोटे गोले की त्रिज्या a है और बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है, b है। इस केस में सिंपली जो कैपेसिटी आएगी C इक्वल टू कितनी होगी, 4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर आएगा, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कहां आएगा, ऊपर आएगा, इनटू ऊपर a इंटू b और नीचे b माइनस a। जी हाँ, ये होता है क्या, फॉर्मूला किसका, कैपेसिटी ऑफ स्पैरिकल कैपेसिटर। जब एक बड़े खोखले गोले के अंदर एक छोटे चालक गोले को रखा जाता है तो उसकी धारिता C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में AB अपॉन
b माइनस a। ये रहा सिंपल फॉर्मूला। अब आपको अगर वो k लेकर आना है तो आप यही ले आओगे, c इक्वल टू इन प्रेजेंस ऑफ k। अब k कहां रखा जाएगा? तो मैंने बताया आपको कि पहले गोला कैसा था, खोखला था। अब इसके अंदर किसी माध्यम को भर दिया जाएगा, उस खोखले गोले के अंदर किसी मीडियम को भर दिया जाएगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना रहेगा, k रहेगा। उस केस में k की एंट्री हो जाएगी और इधर ए बी अपॉन बी माइनस ए, बढ़िया सा फॉर्मूला बन जाएगा। डन क्या? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे साइज, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वैल्यू b की बड़ी होगी, और वैल्यू b की जितनी बड़ी होगी मान उतना चेंज होता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले याद रखिए। बाय चांस अगर इस पर तो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इनफैक्ट प्रीवियस ईयर में कई बार बना है, इस पे न्यूमेरिकल्स कम आते हैं, और अगर आ गए तो आपके पास फॉर्मूला है, आप वैल्यू पुट करोगे, इजीली आंसर निकल आएगा। टॉपिक में बढ़ते हैं आगे और पहुंचते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कॉल्ड एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। अब ये संधारित्र क्या करेगा, ऊर्जा को भी संचित करने लगेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज स्टोर हो रहे हैं, वोल्टेज बढ़ रहा है, तो इसकी एनर्जी में चेंज आ जाएगा। जी हाँ, जो डिवाइस है जिस इक्विपमेंट में आप कैपेसिटर को लगा रहे हो, उसके लिए क्या करेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर करने लगेगा, ऊर्जा को संग्रहित करने लगेगा। तो क्या बोलते हैं इसको, संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित क्या, ऊर्जा। जी हाँ, संधारित्र में संचित ऊर्जा, जो ऊर्जा है उसको स्टोर करता है। कितनी एनर्जी स्टोर करता है, तो डायरेक्ट लिखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, U इक्वल टू हाफ। पैटर्न याद रखिए एनर्जी लिखने का, U इक्वल टू हाफ एक कांस्टेंट और वेरिएबल का स्क्वायर। C फॉर कांस्टेंट और V फॉर वेरिएबल नहीं, C फॉर कैपेसिटी और V फॉर वोल्टेज या पोटेंशियल। क्लियर क्या? तो इस फॉर्मूले को भी आपको क्या करना है, रट लेना है। U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी को, ऊर्जा को लिखने का ये पैटर्न होता है, हाफ होता है, कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल का स्क्वायर। हाफ लगाया, इस टॉपिक में कांस्टेंट कौन है, C, और जो बदल रहा है, बढ़ रहा है, वो कौन है, V है। तो क्या आ जाएगा, CV स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा जब आपके पास कौन होगा, C और V होगा। जब आपके पास C और V होगा, आप इसका यूज करोगे। मान लो एग्जामिनर ने उस क्वेश्चन में Q और V गिवन किए हैं, क्या दिया है, आवेश और वोल्टेज दिया है, आपके पास C नहीं है, तब फिर U का फॉर्मूला क्या बनाएंगे, तो आपको C हटाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है। इस वैल्यू को उठाकर कहां पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में, तो क्या बनेगा, देखिए U इक्वल टू हाफ। फॉर्मूला मेन यही है, आपको याद भी यही रखना है, बस उससे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं C की, C को हटा रहे हैं, क्योंकि C गिवन नहीं है मेरे पास, Q गिवन है, Q को ला रहे हैं, C को हटा रहे। तो इस वैल्यू को रख दीजिए, Q अपॉन क्या हो जाएगा, V इंटू V स्क्वायर। एक V से एक V गया और U इक्वल टू हाफ क्या आ जाएगा, Q इंटू V। एक और फॉर्मूला बन जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले में क्या है, हाफ जैसा क्या वैसे, चार्ज और वोल्टेज। देखिए, तो अगर एग्जामिनर चार्ज वोल्टेज दे रहा है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, पर याद नहीं रख सकते ना। अगर आप याद रख रहे हो तो फिर मिस्टेक हो जाएगी, आपको याद एक ही रखना है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आपके पास Q और V गिवन है, तो आप C निकाल लो सेपरेटली। आप जानते हैं C इक्वल टू Q अपॉन V होता है, तो C निकाल लो और इसको उठाकर फिर यहाँ पर C की वैल्यू रख देना। सेफ है ना, क्वेश्चन को हमेशा सेफ साइड पे रखिए ताकि गलती ना हो। तो आप सेपरेटली C की वैल्यू निकाल लेना और फिर इस फॉर्मूले में रख देना, तब भी आंसर आ जाएगा। ये तो तब के लिए बताया जा रहा है आपको जब क्वेश्चन ही फॉर्मूले पर बन जाए कि क्या ये फॉर्मूला सही है, तब आपको बताना पड़ेगा। हाँ,
यही सही नहीं है, ये भी सही है, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। उस केस के लिए ऐसा आपको करना पड़ेगा। अब एक और चीज, मान लीजिए यहां पर हमने बोला C और V दिया है, यहां पर बोला हमने Q और V दिया है। एक बार ऐसे मान लेते हैं कि उसने क्या दिया है, Q एंड C दिया है। क्या Q और C दिया है, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, V को हटाना पड़ेगा। किसको, V को, क्योंकि V नहीं है तो मैं यहां से V की वैल्यू निकाल लूंगा। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C होगा क्या, बिल्कुल। इसको पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, U इक्वल टू हाफ, क्या रख रहे हैं हम, V की जगह वैल्यू रख रहे हैं, तो C जैसा का वैसा V की जगह क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, एक C से एक C गया, U इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ, ऊपर कौन है Q स्क्वायर और नीचे कौन है C, एक और फॉर्मूला बन जाएगा। मींस ओवरऑल एक इक्वेशन, ओवरऑल कितनी इक्वेशन, एक इक्वेशन है ना, ये पहली, फिर ये दूसरी इक्वेशन और ये तीसरी इक्वेशन, तीन फॉर्मूले बन रहे हैं, अलग अलग क्वांटिटी के तीन फॉर्मूले। चलिए, उम्मीद है आप लोग कर लोगे। बहुत क्वेश्चन आते हैं एनर्जी स्टोर पर, आप कॉम्बिनेशन पढ़ोगे वहां पे भी एनर्जी स्टोर पूछा जाएगा, बिकॉज कॉम्बिनेशन में भी क्या है आपके पास, वोल्टेज और कैपेसिटी है। सो क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखोगे और इनको डेरिवेट करोगे। क्या कहा मैंने, इसको याद रखोगे और इनको डेरिवेट करोगे, इजीली निकल जाते हैं, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जी हाँ, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसको बोलते हैं क्या, संधारित्रों का समूहन। क्या बोला जाता है, संधारित्रों का, संधारित्रों का समूहन, है ना, ग्रुप, ग्रुप बनाया जा रहा है। संधारित्रों का समूहन मतलब क्या किया जा रहा है, ग्रुप बनाया जा रहा है। कैसे बनता है ग्रुप, तो कॉम्बिनेशन होते हैं दो टाइप के। कॉम्बिनेशन मतलब क्या, एक से ज्यादा, है ना, समूहन मतलब क्या, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, जिसको इन शॉर्ट बोल देंगे हम क्या, ग्रुप। क्या बनाया जा रहा है, ग्रुप बनाया जा रहा है, किसका, कैपेसिटर का, संधारित्रों का समूह बनाया जा रहा है। अब ये समूह कैसे हो सकता है, तो मेरी मर्जी। जैसे मैंने बोला कैपेसिटर, पहले तो आप समझिए कैपेसिटर का जो संकेत है, साइन है, कैसे डिनोट किया जाता है उसको समझिएगा। कैसे, एक और ये दो, दो पैरेलल लाइन होती है ना, बैटरी नहीं बनाना है ना, दो पैरेलल और इक्वल लाइन होती है, और इसको ऐसे कर दिया जाएगा, ओपन छोड़ दिया जाएगा, ये बन गया क्या, कैपेसिटर। इक्वल साइज की बनाना है ना, दो बराबर समांतर लाइन होनी चाहिए। बैटरी कैसी होती है, बैटरी ऐसी होती है, अंतर भी समझ लीजिए आप। बैटरी मतलब सेल या बैटरी कैसी होती है, इस प्रकार से होती है, एक लाइन बड़ी होती है और एक लाइन छोटी, बड़ी वाली प्लस छोटी वाली माइनस। तो नीचे वाली बैटरी है और ऊपर वाला कैपेसिटर, जिसकी दोनों लाइनें पैरेलल और बराबर होगी। डन क्या, बिल्कुल। संधारित्रों का समूहन एक से ज्यादा करना है। अब इसको एक से ज्यादा तो कर रहे हैं, बट कैसे, हाउ मेनी ऑफ द टाइप्स, जिससे कि इसको अरेंज किया जा सकता है या कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। बट उनमें जो बेसिक तरीका है जोड़ने का, वो दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक कहलाता है समांतर क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। जी, एक होता है सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल। लेट डिस्कस वन बाय वन, दोनों को डिस्कस करते हैं एक के बाद एक, है ना। ओके, चलिए
देखते हैं कितने टाइप के कॉम्बिनेशन। तो बेसिक बताएं आपको, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल। तो पहले हम पढ़ते हैं किसको, सीरीज को, मींस क्या पढ़ रहे हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा, श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होता है श्रेणी क्रम, जब दो कैपेसिटर को सीरीज में रखा जाएगा। अब सीरीज की मीनिंग क्या है, सीरीज मतलब रेगुलर ऑर्डर, एक से लगा हुआ एक, मींस लगे हुए तो पैरेलल में भी होते हैं, बट जब कैपेसिटर का एक सिरा, लेट उस तरफ ड्रॉ करते हैं, दूसरे कैपेसिटर के एक सिरे से कनेक्ट होता है। क्या बोला, जब कैपेसिटर का एक सिरा दूसरे कैपेसिटर के एक सिरे से कनेक्ट होता है, दोनों के एक एक सिरे कनेक्ट होते हैं, जी हाँ, दोनों के एक एक सिरे कनेक्ट होते हैं इस तरीके से। क्या, इस तरीके से दो कैपेसिटर दिख रहे हैं, एक को मान लीजिए C1 है और एक को मान लीजिए क्या है वो C2 है। ये दोनों किससे कनेक्ट होंगे, ये दोनों कनेक्ट होंगे एक बैटरी से। किससे कनेक्ट होंगे, एक बैटरी से, इस तरीके से। अब आप बोल सकते हैं ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा संयोजन जिसमें दोनों कैपेसिटर के एक एक सिरे बैटरी से जुड़े होते हैं और एक सिरा आपस में जुड़ा होता है, इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम संयोजन। तो मेन बात जो है इस संयोजन के बारे में वो क्या है, उसको समझिए आप। मेन बात कि ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें, किसमें, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें आवेश समान रहता है। आवेश कैसा रहता है, समान रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैं आपको बता रहा हूं। आवेश कैसा रहेगा, समान रहता है। चार्ज कैसा रहेगा, सेम रहेगा। आवेश कैसा रहेगा, सेम रहेगा। चार्ज कैसा रहेगा, समान रहेगा। तो क्या बोलते हैं कि इस बैटरी से जितना चार्ज निकलेगा, लेट कितना चार्ज जा रहा है, क्यू जा रहा है, तो पूरा का पूरा क्यू चार्ज किसमें से फ्लो होगा, इसमें से भी फ्लो होगा, और पूरा का पूरा क्यू चार्ज इसमें से भी फ्लो होगा। मींस दोनों संधारित्र पर समान आवेश उपस्थित होता है और किसके बराबर, जितना बैटरी से निकलता है उसी के बराबर। मान लीजिए बैटरी 20 माइक्रोकुलाम की है या 20 कुलाम क्या देती है, चार्ज देती है, तो इस कैपेसिटर से भी 20 कुलाम फ्लो होगा और इस कैपेसिटर के अंदर से भी कितना फ्लो होगा, 20 कुलाम ही फ्लो होगा। तो ये परम सत्य वाली कहानी हो जाती है। परम सत्य मतलब आप जानते हैं जिस बात को ठुकराया नहीं जा सकता। क्या, कि श्रेणी क्रम में आवेश समान रहेगा। अगर आवेश समान है तो फिर डिफरेंट क्या होता है इसमें, तो दूसरा पॉइंट कि इसमें डिफरेंट क्या होता है, इसमें विभव कैसा होता है, अलग अलग होता है। दोनों संधारित्रों का विभव क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जी हाँ, पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, पोटेंशियल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, क्या लिख रहे हैं, पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं, पोटेंशियल अलग अलग होंगे और चार्ज कैसा होगा, सेम होगा। आवेश समान, विभव अलग अलग। तो पहले वाले का, लेट ये फर्स्ट है ना, सेकंड ही बना दिया था, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो पहला वाला C1 तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, V1। दूसरा वाला C2 है तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। इस तरीके से ये बनेगा पूरा सर्किट। अब एक बार फिर से फाइनल है ना, एक बार लास्ट टाइम फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। श्रेणी क्रम क्या होगा, जिसमें दोनों कैपेसिटर के एक एक सिरे बैटरी से जुड़ेंगे और एक सिरा आपस में दोनों का जुड़ेगा। डन। उस केस में क्या होता है, आवेश दोनों कैपेसिटर में सेम रहेगा,
आवेश डिवाइड नहीं होता है, चार्ज डिवाइड नहीं होगा, आवेश समान रहेगा, कितना, जितना बैटरी से निकल रहा है उतना। तो फिर डिवाइड क्या होगा, तो डिवाइड या डिफरेंट डिफरेंट वाला केस किसका है, पोटेंशियल, विभवांतर दो भागों में